मूव फॉरवर्ड। अभी तक जो ईसीजी में पढ़ाया है उसके बारे में कोई समस्या है क्या? कुछ आया समझ में? एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिकल एक्सिस, हाउ टू कैलकुलेट इट, यू नो इट? इलेक्ट्रिकल एक्सिस कैसे कैलकुलेट करते हैं ये समझ में आया क्या? कैसे करते हैं? ये दे रखा है, हालांकि ये इसी जहाँ से मैंने ये पीपी आया है वहाँ पे ये -30 से 100 दे रखा है, जबकि ये +100 नहीं होता, +110 तक होता है। तो आगे इसमें दूसरी स्लाइड में करेक्शन कर दिया है। सो जस्ट करेक्ट इट, इट इज नॉट 100, इट इज +110। बियॉन्ड दैट इट इज एक्सिस डेविएशन। ओके, सो then we will discuss about the 4 grand abnormalities of the heart reflected in the ECG recordings. Okay, basically we will discuss their physiological basis. Clinically हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मुझे भी नहीं आता basically, I am not a cardiologist. Okay, so we will try to find out the basis of those changes which occur in the ECG under different pathological conditions. वो 4 मेजर कंडीशंस है। पहला है एरिथमियाज, डिस्टरबेंस इन द रिदम। वो कैसे रिफ्लेक्ट होगी ईसीजी में, उसका कारण क्या है बेसिकली। सेकंड, हाइपरट्रोफी ऑफ द वेंट्रिकल्स। अगर वेंट्रिकल साइज बढ़ती है, एनलार्ज होता है, मसल मास बढ़ता है, तो वो ईसीजी में कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, उसका कारण क्या है। तीसरा है हार्ट ब्लॉक्स, कंडक्शन में अगर ब्लॉक हो तो कैसे रिफ्लेक्ट करेगा और कितने तरह का हो सकता है और उसका कारण क्या है। और चौथा, चेंजेस ड्यूरिंग द इस्कीमिया एंड इन्फार्क्शन इन द हार्ट। इस्कीमिया और इन्फार्क्शन के दौरान क्या बदलाव आएंगे और वो बदलाव क्यों आते हैं, उनके बेसिस की हम जानने की कोशिश करेंगे आज की क्लास में। तो एज फार द एरिथमियाज आर कंसर्न, एट्रिया रिदम कैन बी डिस्टर्ब, वेंट्रिकुलर रिदम कैन बी डिस्टर्ब। मोटी मोटी बात करें, बहुत सारी फैक्टर्स हैं, बहुत तरह के हो सकते हैं, वो हम उनकी डिटेल में नहीं जाएंगे, मोटी मोटी बात करेंगे, उनका बेसिस की बात करेंगे। तो 2 डायग्राम्स आर हियर, one is showing sinus bradycardia and another is sinus tachycardia. As you can see, sinus bradycardia, the RR interval is prolonged, so heart rate is low heart rate. इसके अलावा there is no pathological changes observed in any of the waves of the ECG. सारी की सारी waves normal हैं, P wave, QRS wave, T wave, all are absolutely normal, nothing wrong with them except that RR interval is increased. So there is a decrease in the sinus rhythm. तो साइनस में ही प्रॉब्लम है, जो भी है उसकी वजह से रिदम कम आ रही है और वो साइनस ब्रेडिकार्डिया हो गया। ब्रेडिकार्डिया मीन्स हार्ट रेट लेस देन 60 beats per minute, that is sinus bradycardia. The second diagram shows the sinus tachycardia, increase in the rhythm generation by the sinoatrial node. Causes may be physiological, causes may be pathological, उनका डिटेल में हम नहीं जाएंगे, but what you can observe here is there is a decrease in the RR interval. RR interval का मतलब हार्ट रेट की बात कर रहे हैं हम, तो RR interval घट गया तो हार्ट रेट बढ़ गई। Otherwise, rest of the waves are absolutely normal, nothing wrong with them. Waves में कोई abnormality नहीं आएगी, sinus tachycardia हो गया, ठीक है। The third one is sinus arrhythmia. नाम से लग रहा है कोई बड़ी प्रॉब्लम है, साइनस एरिथमिया, मगर ये प्रॉब्लम नहीं है, ये नॉर्मल फिनोमिना है, जैसा हमने पिछली क्लास में बात की थी। When we take inspiration, heart rate increases. When we expire out the air, heart rate decreases. So there is a change in the rhythm of the heart with the respiratory rhythm. तो जब इंस्पिरेशन लेते हैं तो वेगल टोन घटता है, वेगल टोन घटता है तो हार्ट रेट बढ़ जाती है। जब एक्सपिरेशन करते हैं तो वेगल टोन बढ़ जाता है और हार्ट रेट घट जाती है। तो चेंज इन द रेट ऑफ द हार्ट और रिदम ऑफ द हार्ट विद द रेस्पिरेटरी साइकिल इज द साइनस एरिथमिया। नाम एरिथमिया दिया है बट इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, और ये यंग एडल्ट में तो होना ही चाहिए, होना ही चाहिए।
जो जो एज एडवांस होती है इसका इफेक्ट कम होता चला जाता है, क्योंकि दिस इज रिफ्लेक्सली मीडिएटेड। तो रिफ्लेक्स इज ग्रेजुअली स्लो डाउन होती है एज एडवांसमेंट के साथ में, तो ये धीरे धीरे कम होने लग जाता है। अगर यंग एज के अंदर दिस इज वेरी प्रोमिनेंट, साइनस एरिथमिया। एन एट्रियल फ्लटर, फ्लटर मतलब फड़फड़ाना। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट तो कर रहे हैं मगर फड़फड़ाने जैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रहा। कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान वॉल्यूम भी बाहर निकलेगा मगर बहुत ज्यादा नहीं निकलेगा, फ्लटर इज देयर। तो ये फ्लटर क्यों होता है? फ्लटर मल्टीपल वेव्स आर देयर, ये सारी की सारी पी वेव्स है और एक एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है। पी वेव्स की साइज भी नॉर्मल लगती है, क्यूआरएस भी नॉर्मल लगता है, बट ऑल पी वेव्स आर नॉट फॉलोड बाय क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ओके, इसका मतलब यह कि ऐसा हो सकता है कि 3 पी वेव के बाद में एक क्यूआरएस आ जाए, 4 पी वेव के बाद में एक क्यूआरएस आ जाए, 2 के बाद में आ जाए। सो देयर इज अ फिक्स टाइप ऑफ द ब्लॉक, 2:1, 3:1, 4:1 एट्रियल फ्लटर। कारण क्या होता है इसका? मोस्ट ऑफ द टाइम द एट्रियल एनलार्जमेंट इज देयर, एट्रिया की साइज बढ़ जाती है। कब बढ़ जाएगी एट्रिया की साइज? अगर वाल्वुलर डिफेक्ट है तो, माइट्रल स्टेनोसिस है, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस है, तो वाल्व पूरा खुलता नहीं है, तो एट्रिया को थोड़े छोटे वाल्व से ज्यादा जोर से ब्लड पंप करना पड़ता लगातार, तो एट्रिया का एनलार्जमेंट होता रहता है। हम ज्यादातर ये बताते हैं एट्रिया का एनलार्जमेंट हो गया, मगर एट्रिया की हाइपरट्रोफी नहीं होती। हम वेंट्रिकल का कहते हैं हाइपरट्रोफी ऑफ द वेंट्रिकल। एट्रिया में यूजुअली हाइपरट्रोफी वर्ड हम यूज नहीं करते, हम करते हैं एनलार्जमेंट, क्योंकि एट्रिया की मसल वैसे ही बहुत थिन होती है और नई मसल जनरेट नहीं होती, वही एनलार्ज होती चली जाती है। तो एट्रियल एनलार्जमेंट होता है वैल्वुलर डिफेक्ट की वजह से मेनली। तो यह वैल्वुलर डिफेक्ट की वजह से एट्रियल एनलार्जमेंट हुआ, इसका मतलब एक पॉइंट, यदि एट्रिया एनलार्जेस द impulse from this place SA node spreads over the atria normally, but when the atria is enlarged then impulse spreads through a longer path length बढ़ गई, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में इंपल्स को ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि एट्रिया एनलार्जमेंट हो गया। उसका नतीजा क्या निकलेगा कि जब यहां से इंपल्स चला और घूम करके वापस पहुंचा तो नॉर्मली क्या होता है, दिस एरिया इज अंडर रिफ्रैक्टरीनेस। ये एरिया जहां ये वापस पहुंचा है, पहुंचेगा तो सही घूम करके, ये एरिया रिफ्रैक्टरी अभी भी, तो रिफ्रैक्टरी का मतलब ये इंपल्स यहाँ ब्लॉक हो जाएगा, आगे वापस नहीं जा पाएगा। मगर जब एट्रिया एनलार्ज हो गया तो ये जो इंपल्स यहाँ से चला था इसको वापस यहाँ तक पहुंचने में समय ज्यादा लगेगा, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिवनेस खत्म हो गई और ये यहाँ से री एंटर हो जाएगा। सो देयर इज अ फिनोमेना ऑफ री एंट्री बिकॉज ऑफ द एट्रियल एनलार्जमेंट। और री एंट्री होते ही दिस एट्रियल मसल विल नॉट नाउ वेट फॉर द इंपल्स टू अराइज फ्रॉम द SA node, ये यहीं घूमता रहेगा। A circus movement will develop that will result into increase in the atrial rate. ये पहला कारण हो सकता है। दूसरा कारण क्या है? देयर में भी इंस्टेड ऑफ द साइनोएट्रियल नोड, इसकी बजाय मान लीजिए कोई और इस्कीमिया की वजह से दूसरा फोकस डेवलप हो गया, उसको कहते हैं एक्टोपिक फोकस, दैट इज नोन एज एक्टोपिक फोकस, एंड दैट एक्टोपिक फोकस स्टार्ट जनरेटिंग rhythm or rate more than what the SA node was doing. So now that will take over, that will become the pacemaker, and multiple rapid excitation of the atria will be there, and that will lead to the atrial flutter. So in case of the atrial flutter, दो कारण बता दिए हमने। The rate of the atria may go from 150 to 250 beats per minute, बहुत ज्यादा बढ़ सकती है रेट, but the QRS complex which follows is absolutely normal. अब आते हैं इसमें, जैसा मैंने बताया था, फिक्स टाइप ऑफ द ब्लॉक इज देयर, 2 के बाद में ब्लॉक है, 3 के बाद में ब्लॉक है, 4 के बाद में ब्लॉक है। इट मीन्स इफ यू एग्जामिन द पल्स ऑफ सच अ पेशेंट देन द पल्स इज इरेगुलर, बट दैट इरेगुलरिटी इज रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल्स। समझ में आ रही बात? सो वी कॉल द पल्स एज द रेगुलरली इरेगुलर पल्स कहेंगे हम इसको। इरेगुलरिटी है मगर वो रेगुलर इंटरवल्स पे रिपीट हो रही है, रैंडम नहीं है। इन केस ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन, अनदर कंडीशन, इन दिस केस देयर इज नो इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया, देयर इज नो इफेक्टिव साइमल्टेनियस डिपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया आल्सो, देयर आर मल्टीपल फोकस, एक नहीं है अब, देयर में बी मल्टीपल ectopic foci in the atria,
and all are generating their own rhythm. Multiple ectopic focus generating their own rhythm. Okay, so there is no effective contraction. किससे contract करेगा atrium, किससे नहीं करेगा. So there is a just flickering of the muscles of the atria. That's why we call it as the fibrillation. Now another problem arises. Out of these multiple foci, any of the impulse generated by any of the focus can enter into the AV node and enter into the ventricle. किसी को नहीं पता कि कौन से एक्टोपिक फोकस से इंपल्स अराइज होकर के एवी नोड में घुस जाएगा और वेंट्रिकल में चला जाएगा, वेंट्रिकुलर एक्साइट करेगा. इट मीन्स द वेंट्रिकुलर एक्साइटेशन बिकम्स इरेगुलर. इट डज नॉट फॉलो द पी वेव. तो पी वेव तो होगी ही नहीं क्योंकि इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन हो ही नहीं रहा एट्रिया का. So there are no P waves. There are fibrillatory waves, we can say, and there is irregularity between the P wave or the whatever atrial excitation is there and the QRS complex. So in that case, the pulse of the person becomes irregularly irregular. नहीं पता कौन सा impulse जो ectopic focus से arise हो रहा है वो ventricle में घुसेगा और कब घुसेगा. So ventricle rate becomes abnormal, irregular हो जाती है. और इस केस में अगर पल्स देखेंगे तो होगी irregularly irregular type of the pulse. That is atrial fibrillation. ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. PR will not repeat it. ये भी हम बात नहीं करेंगे. कहाँ गया इसमें? Yes. Then come the premature beats. Premature beats यंग एज में बहुत कॉमन है. एंग्जाइटी, अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग, मल्टीपल फैक्टर्स आर देयर विच कैन कॉज इंक्रीज एक्साइटेशन ऑफ द एवी ऐसे नोड. तो अचानक ही नॉर्मल के बजाय एक और इंपल्स आ गया और एक और वेव जनरेट हो गई, वो एक्टोपिक फोकस कहलाता है. तो एक्टोपिक बीट वेंट्रिकल की हम बात कर रहे हैं. ये प्रीमेच्योर बीट है. कौन सी वाली प्रीमेच्योर बीट है? ये लग रही है ये वाली है. दिस इज प्रीमेच्योर बीट क्योंकि ये वेंट्रिकल से अराइज हो रही है और इसके पहले पी वेव नहीं है. तो बिफोर प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर बीट देयर इज नो पी वेव. पहली बात, इसका मतलब ये वेव जो है वेंट्रिकल के किसी एक्टोपिक फोकस से जनरेट हुई है. नाउ बिकॉज इट इज जनरेटेड फ्रॉम द एक्टोपिक फोकस इन द वेंट्रिकल, सडन इस्कीमिया की वजह से हो सकता है ये. तो उसकी वजह से इट डजंट फॉलो नॉर्मल पाथवे ऑफ कंडक्शन इन द वेंट्रिकल. बिकॉज इट डज नॉट फॉलो नॉर्मल पाथवे ऑफ कंडक्शन, the polarity of the wave is inverted. एक्स्ट्रा इंपल्स आया था वेंट्रिकल के अंदर, उसके से एक्स्ट्रा अलग तरह से स्प्रेड हुआ तो नेगेटिव आ गई. ये एक पहलू हुआ इसका. दूसरा पहलू और दिख रहा है यहाँ पे. गैप बिटवीन दिस RR इंटरवल एंड दिस इज इंक्रीज ट्रेमेंडसली. ये जब एक्टोपिक फोकस आया उस समय नॉर्मल इंपल्स तो आ चुका था, वेंट्रिकल डीपोलराइज हो चुके थे. अब नॉर्मल के बजाय एक प्रीमेच्योर बीट आ गई. नाउ दिस ventricle has gone into the absolute refractory period. ये absolute refractory period में चला गया. इसका मतलब the ventricle has to wait for another few seconds or milliseconds for the normal impulse to arise from the SA node. So we have got a gap. There is a gap. This is known as the, क्या कहेंगे इसको? Compensatory pause is there. This is compensatory pause. So extra systole and compensatory pause are there, and the duration of this extra systole and compensatory pause is equal to 2 heartbeats. Is equal to 2 heartbeats. Okay, that is the ventricular premature beat. Ventricular tachycardia. इसके कई कारण हो सकते हैं. Very rapid beat, you can see multiple waves are there. बहुत जल्दी जल्दी बीट कर रहा है. और ये वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया ये भी है. ये भी वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ये वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया. तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया क्यों हो सकता है? क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहला कारण तो ये है कि अगर जो इंपल्स यहां से चला, ये एक बंडल है जिसको हम लेफ्ट बंडल ब्रांच कह सकते हैं, ये राइट बंडल ब्रांच है. ठीक है. Normally impulse from the cis bundle travels toward the right bundle branch, left bundle branch, and then Purkinje fibers are getting distributed. Okay, that is normal phenomena. Now suppose this left bundle branch is blocked. इसको ब्लॉक हो गया किसी वजह से. बहुत से कारण हो सकते हैं ब्लॉक करके. इन्फेक्शन भी हो सकता है, इस्कीमिया भी हो सकता है. If this is blocked, then what happens?
The impulse normally spreads toward the right side. There is nothing wrong with this. But impulse cannot spread on the left side. So on the left side, impulse is spread from muscle to muscle conduction from the right side. पहली बात, इधर से बढ़ेगा और इसकी वजह से ये लेट डिपोलराइज होगा और ऐसे शिफ्ट हो जाएगी, वो अलग बात है, उसकी हम बाद में बात करें. मगर दिस ब्लॉक normally does not allow the impulse to be conducted in this direction as well as it does not allow the impulse to conduct it from the retrograde direction. नीचे से भी नहीं घुस सकता, ये ऐसा ब्लॉक है, ये नॉर्मल होता है. मगर अगर ये ब्लॉक यूनिडायरेक्शनल है, इफ द ब्लॉक इज यूनिडायरेक्शनल, का क्या मतलब कि ये इंपल्स जो आ रहा है, दिस इंपल्स coming from the upper normal side is blocked and is not allowed to go in the distal direction. But the impulse which has traveled to the right bundle branch as is exciting the ventricular muscle can enter this left bundle branch from the retrograde direction. ये नीचे से घुस सकता है इसके अंदर. That is known as unidirectional block of the conduction path. ऐसा होता है. और अगर ये यूनिडायरेक्शनल ब्लॉक है तो नीचे से इंपल्स घुस गया. एक बार जब इसने घुसना शुरू किया तो नाउ वेंट्रिकल विल नॉट वेट फॉर द इंपल्स टू अराइव फ्रॉम द एसे नोड. वहां की जरूरत ही नहीं है. यही इंपल्स यहाँ पे सर्कस मूवमेंट की तरह घूमता रहेगा और वेंट्रिकुलर रेट को बढ़ा देगा. सो यूनिडायरेक्शनल ब्लॉक इज वन कॉज ऑफ वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया. सेकंड, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी. मसल मास अगर वेंट्रिकल का बढ़ता है, जिसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं. सबसे बड़ा कारण हाइपरटेंशन है और दूसरा कारण वैल्यूलर डिफेक्ट्स है. उसकी वजह से अगर वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हुई है तो वही बात हो जाएगी, देयर विल बी इंक्रीज इन द कंडक्शन पाथ. जो कंडक्शन पाथ था वो बढ़ गया. अब इंपल्स यहां से यहां तक पहुंचने में ज्यादा समय लगेगा. दिस विल फाइंड दिस पार्ट इज कमिंग आउट ऑफ द रिफ्रैक्टरीनेस, सो इट विल हैव री एंट्री. सो री एंट्री फिनोमिना, शब्द है री एंट्री फिनोमिना, एंड दैट री एंट्री विल रिजल्ट इनटू द वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया. तीसरा कारण और हो सकता है, बिकॉज ऑफ इस्कीमिया देयर में भी डिक्रीज इन द रिफ्रैक्टरीनेस ऑफ द एरिया. हार्ट के मसल के रिफ्रैक्टरीनेस ही कम हो जाए, डिस्टेंस नहीं बढ़ा, मगर डिस्टेंस वही होने के बावजूद भी जब ये वापस घूम के इंपल्स आया तो ये एरिया रिफ्रैक्टरीनेस से बाहर आ चुका था, जो कि एबनॉर्मल है, होना नहीं चाहिए, एंड इट री एंटर्स अगेन. सो दीज आर द थ्री बेसिक कॉजेज ऑफ द वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया. एंड ventricular fibrillation is a serious condition. If it is not given attention immediately, it will cause stoppage of the heart and patient will die. So, for the ventricular fibrillation, the cause is single only. Multiple ectopic foci develop in the ventricles because of the severe ischemia, and because of the multiple foci, there is a in patches depolarization of the ventricle is there. No effective contraction will be there of the ventricles. No stroke volume will be there. No cardiac output will be there. And if not treated, the patient may die of the ventricular fibrillation. So these are the ventricular fibrillatory waves. So effective wave है ही नहीं basically. है ना? Bizarre type deflections are there in the ECG. That is ventricular fibrillation. ST segment की हम उसमें बात करेंगे. फिर आते हैं हम हार्ट ब्लॉक के ऊपर. दूसरी वो था एरिथमिया. अब आते हैं दूसरा पॉइंट, हार्ट ब्लॉक. हार्ट ब्लॉक मींस ब्लॉकेड इन द कंडक्शन पाथवे. दिस ब्लॉकेड इन द कंडक्शन पाथवे which arises from the sinoatrial node to the AV node. Internodal bundles are there, bundle of His is there, and bundle branches are there, Purkinje fibers are there, and muscles are there. Block in the conduction can occur at any stage. So it has been divided into four components: sinoatrial heart block, atrioventricular heart block, बंडल ब्रांच ब्लॉक, फेसिकुलर ब्लॉक एंड आर्बोरेशन ब्लॉक. 5 तरह का हो गया बेसिकली. क्या फर्क है इसमें? साइनोएट्रियल हार्ट ब्लॉक का मतलब है कि इंपल्स, देयर आर सेल्स इन द एसए नोड व्हिच आर पेसमेकर सेल्स. दे आर डीपोलराइजिंग नॉर्मली, बट दैट डीपोलराइजेशन सिस्टम इज नॉट कमिंग आउट ऑफ द एसए नोड. एसए नोड के बाहर ही नहीं आ रहा, वो एसए नोड के बाहर ही नहीं आ रहा. तो एट्रिया न तो डीपोलराइज हो रहा है, न पीव आ रही है, न क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ गई. इट मींस देयर इज अ सडन ड्रॉप ऑफ वन वेव, कंप्लीट वेव. पूरा कार्डियक साइकिल एक बंद हो गया उसमें, क्योंकि ऐसे नोड के बाहर निकला ही नहीं इंपल्स. उसको कहते हैं अपन साइनोएट्रियल ब्लॉक. द सेकंड वैरायटी इज द एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक, जिसके बारे में
शॉर्ट नोट बहुत आता है, सेमेस्टर में भी पूछते हैं वैसे भी पूछते हैं। एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक मीन्स ब्लॉक एट द AV node. We know that the AV node is the area of the conduction pathway where the conduction is slowest. सबसे स्लो कंडक्शन AV node पे होता है, and this place is notorious for the impulse to be blocked at this site, normally arising from the sinoatrial node. तो इस AV nodal ब्लॉक को हम 3 कैटेगरीज में बांटते हैं, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक एंड थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। तीनों के अलग अलग फीचर्स आते हैं ECG के अंदर। इन द फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक the PR interval is the diagnostic feature. In the ECG recording, the PR interval is beyond 0.2 seconds. नॉर्मल है 0.12 to 0.2 सेकेंड नॉर्मल PR इंटरवल है, और अगर ये 0.2 सेकेंड से बढ़ता है तो उसको जानने का और कोई तरीका नहीं है ECG के अलावा। तो if the ECG shows increased PR interval beyond 0.2 seconds, it is first degree heart block occurring at the AV node. ठीक है। Then comes the second degree heart block. Second degree heart block दो तरह का होता है, one is known as the Wenckebach phenomena and second is known as the Mobius type second. तो इसको दो कैटेगरी में डाला है, Mobius type 1 and Mobius type second. Two types are there of the second degree heart block. So Mobius type 1 जो हम ज्यादा पूछते भी हैं, that is also known as Wenckebach phenomena. It is very beautifully described here. You can see ये एक कार्डियक साइकिल की वेव्स हैं, PR इंटरवल को ब्लैक किया हुआ है यहाँ पे, a certain value is there whatever it is. नेक्स्ट बीट में PR इंटरवल बढ़ गया, लंबाई बढ़ गई उसकी, थर्ड में और बढ़ गई और चौथे में खत्म हो गई. So there is a gradual successive increase in the PR interval in the successive recording, and ultimately one beat may be dropped completely. एक QRS complex आएगा ही नहीं, ठीक है. So this type of the phenomena is known as the Wenckebach phenomena, type second block or Mobius type 1 block. This may result into complete heart block also. ये आगे जाके जब वेव नहीं आएगी तो वो हो सकता है परमानेंटली ब्लॉक ही हो जाए, नहीं तो ये सिस्टम रिपीट होता रहेगा. दैट इज सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, Mobius type second, Mobius type 1. And in the Mobius type second there is a ventricle fails to respond to the atrial contraction periodically. P wave के बाद में QRS कॉम्प्लेक्स नहीं आता. दैट इज Mobius type second block. इसमें PR इंटरवल यूजुअली बढ़ता नहीं है. Then comes the third one. Very serious one is the third degree heart block, or is also known as complete heart block भी कहते हैं इसे. complete block हो गया. तो इसके बहुत सारे फीचर्स आते हैं ECG के अंदर. First you can see this wave, see this wave, there is no P wave. So in complete heart block, atria are getting depolarized on and contracting by an impulse arising from the sinoatrial node. So P waves are there at the rate of atrial beating or the rate of sinus rhythm, ठीक है. But because there is a blockade of conduction at the AV node पे ब्लॉक हो गया, तो वो AV जो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन या डीपोलराइजेशन था वो वेंट्रिकल में नहीं जा रहा. सडन इट कैन हैपन सडनली एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द Wenckebach phenomena or otherwise also because of any reason. Complete blockade can be there. So what happens then? Ventricle does not receive blood. If there is a sudden blockade at the AV node, complete blockade is there. Ventricles are not receiving an impulse. Okay, when impulse is not coming, ventricles are not contracting. It means there is no flow of blood into the circulation. There is no flow of blood into the coronary circulation also. Heart को भी नहीं मिल रहा. So ventricle becomes ischemic. ब्रेन के साथ में, बॉडी के साथ में हार्ट भी इस्कीमिक हो गया. एंड इन क्या कहते हैं, खुश नसीब इंसानों को ऐसा हो सकता है. कुछ नहीं होते खुश नसीब, तो वैसा कुछ नहीं होता जो आगे होने वाला है. मगर खुश नसीब में ऐसा है, बिकॉज ऑफ द सीवियर इस्कीमिया, वन पार्ट ऑफ द वेंट्रिकल or any part of the Purkinje system in the ventricle may be get activated, may get irritated, that was that it get activated and start generating the rhythm of the ventricle, and then the ventricle start contracting because of this ectopic focus. This rhythm is known as idioventricular rhythm. क्या कहेंगे इसे? Idioventricular rhythm कहेंगे इसे. Now this idioventricular rhythm will be seen in the ECG.
हार्ट रेट विल बी मच स्लोअर। वेंट्रिकल का रेट कितना होगा? 35 से 40 ही होगा कुल मिलाकर के। नॉर्मल ऐसे नोट से बीट कर रहा था 60 से 90 तक कर रहा था, अब आपका रेट कम हो गया एकदम से, आपके 35 से 40 के बीच में आ गए। सो ईडियो वेंट्रिकुलर रिदम विल बी देयर इफ द पेशेंट सर्वाइव, पहली बात। दूसरी बात, बिकॉज द इम्पल्स इज अराइजिंग फ्रॉम एन एक्टोपिक फोकस instead of the normal conduction pathway, the conduction in the ventricle of wave of depolarization will be muscle to muscle, muscle to muscle होगी। अब कंडक्टिंग पाथवे यूज नहीं हो रहा आपका, मसल टू मसल स्प्रेड होगा तो वो धीमा होगा, बिकॉज वी नो दैट वेंट्रिकुलर मसल कंडक्ट स्लोली इन कंपेरिजन टू परकंजी फाइबर। तो स्लो कंडक्शन होगा, इसका मतलब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। सो थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक देयर इज इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड the QRS complex is also not a normal shape, normal shape का भी नहीं होगा, वो बिजारे हो जाएगा, डिस्टर्ब हो आएगी रिदम, बिजारे QRS complex and lengthening of the cycle. Next thing, we know that the atria are contracting by the P wave generated from the SA node. तो P wave की रिदम अलग है, एट्रिया की रिदम अलग है, वेंट्रिकल की रिदम अलग है। इसका मतलब there is a complete dissociation of atrial rhythm and the ventricular rhythm, ठीक है। सो P इंटरवल, दो P के बीच में जो इंटरवल है, जो कि ऐसे नोड की रिदम आ रही है, वो अलग होगी RR इंटरवल से, जो कि वेंट्रिकल की रिदम को डिनोट कर रहा है। सो इन दिस केस PP इंटरवल एंड RR इंटरवल बी डिफरेंट, दे विल नॉट बी सेम एट ऑल। सेकेंडली, बिकॉज एनी ऑफ द P wave or other all the QRS complexes are not preceded by a P wave, क्यों? उसकी रिदम तो अलग है। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो वेंट्रिकल से जनरेट हो रहे हैं, वो उनके पहले पी वेव होना जरूरी नहीं है। पी वेव होना हो भी सकती है, उसके पहले नहीं भी हो सकती, मगर उसका वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से कोई लेना देना ही नहीं है। दिस इज द कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ द एट्रियल एंड द वेंट्रिकुलर एक्टिविटी। So all QRS complexes are not followed or are not preceded by a P wave, पहली बात। And it can happen that a P wave may be superimposed over the QRS complex, ऐसा हो सकता है, कई बार होगा कि ये जो P wave है ये QRS complex के ऊपर ही आ जाए, क्योंकि दोनों का कोई रिदम ही नहीं है। But the physiological disturbance which is going to occur is that as there is a complete dissociation of atrial and ventricular activity, many atrial contractions may superimpose upon the ventricular contractions। तो एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया मगर वाल्व बंद थे, जो वेंट्रिकल उसी समय कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, AV valves were closed and because of the closed AV valve atria are contracting, so they are not effectively pumping blood at all into the ventricle because of the complete dissociation of the atrial and ventricular activity. So that is the complete heart block. So multiple changes are there in the third degree heart block. ये तो आगे का। Now we come to the bundle branch block. अभी एवी नोड की बात कर रहे थे, नीचे आ जाते हैं बंडल ब्रांच ब्लॉक। दो बंडल है हमारे पास में, राइट बंडल ब्रांच इज देयर, लेफ्ट बंडल ब्रांच इज देयर। ओके, व्हेन द राइट बंडल ब्रांच इज ब्लॉक्ड, जब इस ब्रांच को ब्लॉक करते हैं, राइट बंडल ब्रांच को जब ब्लॉक करते हैं, तो इम्पल्स नॉर्मली स्प्रेड्स थ्रू द लेफ्ट बंडल ब्रांच टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। इट नॉर्मली एक्साइट्स द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम आल्सो, because interventricular septum gets its Purkinje fiber from the left bundle branch, but the right bundle branch is blocked, so impulse does not go normally in this direction. Right ventricles are getting excited muscle to muscle from the left side. So in the ECG, what do we expect? We expect normal R wave, okay, but normal R wave will be there in V1 क्योंकि वो interventricular septum का जो vector है सही आ रहा है, but right ventricle is getting depolarized in the later phase. So in the later phase, all the vectors of the heart will be carried toward the right hand side. जब हार्ट डीपोलराइज होगा पूरा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल पहले डीपोलराइज हो गया तो वेक्टर इधर आ गया, मगर बचा क्या? राइट वेंट्रिकल इज गेटिंग डीपोलराइज इन लेटर स्टेज बिकॉज ऑफ मसल टू मसल स्प्रेड। ओके, सो इन दिस केस देयर विल बी इंक्रीज इन द ड्यूरेशन ऑफ द QRS कॉम्प्लेक्स, ड्यूरेशन बढ़ेगा इसका, ठीक है। And secondly, in the last phase, all the vectors will be directed toward the right hand side of the ventricular depolarization. It means
द एक्सिस ऑफ द हार्ट, जिसको मीन इलेक्ट्रिकल एक्सिस हम कैलकुलेट करते हैं, दैट एक्सिस विल बी शिफ्टेड टुवर्ड द राइट हैंड साइड. So in case of the right bundle branch block, two major changes will be observed in the ECG. One, increased duration of the QRS complex, and secondly, right axis deviation. So axis will be more than plus 110 degrees. Right side में shift होगी वो, अगर आप LCC calculate करेंगे तो. In case of left bundle branch block, reverse will be there. अगर left bundle branch block है तो right में normally spread होगा और लास्ट में सारे वेक्टर्स लेफ्ट साइड में चले जाएंगे. QRS का ड्यूरेशन डेफिनेटली बढ़ेगा. तो इन द लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक अगेन देयर विल बी इंक्रीज्ड ड्यूरेशन ऑफ द QRS कॉम्प्लेक्स. शेप विल बी डिस्टर्ब, बिजारे थोड़ी शेप हो जाएगी, नॉर्मल नहीं आएगी. एंड देयर विल बी लेफ्ट एक्सिस डेविएशन. हार्ट की एक्सिस -30 से ज्यादा चली जाएगी ऊपर की तरफ. दैट इज द इंडिकेशन ऑफ द लेफ्ट एक्सिस डेविएशन. सो दैट इज चेंजेस इन द हार्ट इन द राइट एंड द लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक. बाकी ये जो आपका कहाँ गई, ये क्या होता है, इसको पढ़ना मत, बिना पढ़े बताओ. वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम क्या होता है? पता है? A condition of decreased PR interval. PR इंटरवल डिक्रीज हो गया, 0.12 से नीचे चला गया. 0.11 भी हो सकता है, थोड़ा 0.10 भी हो सकता है. Decreased PR interval and is showing a typical pattern over here. इस तरह का जब हम लिखते हैं ना डेल्टा वेव पैटर्न इन द ECG विल बी ऑब्जर्व. कारण हम जानते हैं कि यहाँ से इंपल्स आ रहा है आपका, कहाँ गया इंपल्स, यहाँ नहीं दिखता क्या, यहाँ से इंपल्स आ रहा है नॉर्मली. तो दिस इज द डायग्राम फॉर द वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम. ऐसे नोड से इंपल्स नॉर्मली इधर जा रहा है और ये नॉर्मल होना चाहिए. In this case, there is an abnormal conduction pathway between the sinoatrial node and the ventricles, which bypasses the AV node. तो AV node पे जो normal delay हो रहा था वो अब नहीं होगा. That delay will be not there, and the ventricle will be excited via this abnormal anatomical conduction pathway, which you call as the bundle of Kent. KENT कहते हैं इसे. और ये डायरेक्टली वेंट्रिकल में घुस जाएगा और वेंट्रिकल को एक्साइट करेगा. तो दो फर्क आ गए इससे. पहला, PR इंटरवल घट गया, क्योंकि AV नोड पे जो डिले होता था वो डिले नहीं हो रहा. दूसरी बात क्या हुई कि वेंट्रिकल में डायरेक्टली घुस गया. वेंट्रिकल नाउ विल गेट एक्साइटेड फ्रॉम मसल टू मसल स्प्रेड. नॉर्मल कंडक्शन पाथवे के थ्रू नहीं हो रहा, मसल टू मसल स्प्रेड हो रहा. इसका मतलब QRS कॉम्प्लेक्स का ड्यूरेशन बढ़ गया. तो उसकी वजह से ये आपकी डेल्टा वेव आ रही. इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ द QRS कॉम्प्लेक्स एंड देयर इज द डेल्टा वेव. और ये PR इंटरवल देखिए बहुत ही कम रह गया है. So there is a decreased PR interval and appearance of the waves which we call as the delta waves. QRS duration is increased and it is bizarre in shape. Bizarre का मतलब नॉर्मल शेप का नहीं है. ये आपका हो गया वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम. ये अब आते हैं वो कहाँ गई, हाइपरट्रोफी एबनॉर्मल. Then there is a hypertrophy pattern in the ECG. इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, फर्क इतना ही है जैसा मैं यहाँ बताता हूँ. देखो, in the right ventricular hypertrophy, right ventricle gets enlarged and it is hypertrophy. दोनों चीजें हैं इसके अंदर, enlargement भी हो रहा है और hypertrophy भी हो रही है. ठीक है, और उसकी वजह से because the right ventricle is hypertrophied, more vectors during depolarization will be generated toward the right hand side. So vector will be shifted toward the right hand side. So it will show a right axis deviation. QRS का ड्यूरेशन नहीं बढ़ेगा, ज्यादा नहीं बढ़ेगा. नॉर्मली इट विल नॉट इंक्रीज. उतना ज्यादा पाथ नहीं बढ़ा है, कंडक्शन डिफेक्ट नहीं है, हाइपरट्रोफी हुई है सिर्फ. तो मेन चेंज इन द ECG विल बी इंक्रीज इन द वोल्टेज ऑफ द QRS कॉम्प्लेक्स. ओके, सेम थिंग विल हैपन इन द लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी. In that case, again the QRS complex voltage will be increased, as well as there is left axis deviation. Abnormal left axis हो जाएगी, -30 से ज्यादा हो जाएगी और इसमें +110 से ज्यादा हो जाएगी राइट. तो in the hypertrophy pattern, the main feature are axis deviation and increased voltage of the QRS wave. इसमें एक चीज दिखाई है जो इसमें कहाँ दिखाई है,
कहीं आएगा डायग्राम, बड़ा अच्छा डायग्राम है। नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। अब आते हैं लास्ट पार्ट के ऊपर, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। 3 मेजर चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड इन द इंफार्क्शन। पहला, एंड दे आर ऑल टाइम बाउंड, टाइम रिलेटेड चेंजेस हैं ये हमेशा। उससे पता लग जाता है कि कितनी देर पहले या कितने दिन पहले या कितने घंटे पहले इस आदमी के इंफार्क्शन हुआ होगा। 3 चेंजेस ईसीजी में। 4 चीजें ध्यान रखेंगे, 3 तो अलग है, एक अलग है। पहली चीज तो क्या है कि किस लीड में बदलाव आ रहा है। आउट ऑफ द 12 लीड्स, which leads are showing the characteristic changes responsible for or as are available in the myocardial infarction। लीड कौन सी है, उन लीड में क्या बदलाव देखेंगे हम, वो अलग चीज है। क्या बदलाव होंगे? पहला, चेंजेस इन द एसटी सेगमेंट। ये आपका एसटी सेगमेंट है, इसमें बदलाव आएगा। ये नॉर्मल लग रहा है, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया। एसटी सेगमेंट इज नॉट नॉर्मल, इट इज नॉट एट द सेम लेवल। सेम लेवल का मतलब टीपी सेगमेंट। बेस लाइन कहाँ होती है? टी वेव खत्म हुई, नेक्स्ट पी वेव शुरू होगी, उसके बीच में जो लाइन आ रही है वो आपकी बेस लाइन कहलाती है। जो उस समय हार्ट में किसी भी तरह की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं होती, न एक्सपेक्ट करनी चाहिए हमें। तो टीपी सेगमेंट के रिलेशन में एसटी सेगमेंट में जो बदलाव आ रहा है वो आपका कहलाता है एसटी सेगमेंट एलिवेशन और एसटी सेगमेंट डिप्रेशन। ये एसटी एलिवेशन है और ये एसटी डिप्रेशन। तो ये कब होता है? या दूसरा चेंज देख रहे हैं अपन। पहला है एसटी सेगमेंट चेंज। सेकंड चेंज इज चेंज इन द पोलैरिटी ऑफ द टी वेव। ये जो टी वेव आ रही है उसकी पोलैरिटी में बदलाव आएगा। पोलैरिटी का मतलब है कि उसकी जो हाइट है वो घटनी शुरू होगी और फिर वो रिवर्स भी हो जाएगी। तो टी वेव विल बिकम इन्वर्टेड इन अ टाइम रिलेटेड मैनर। दूसरा चेंज देखते हैं हम। और तीसरा चेंज जो देखते हैं वो एबनॉर्मल क्यू वेव। क्यू वेव एबनॉर्मल आ रही है क्या? सवाल ये कि हम क्यू वेव एबनॉर्मल कहते किसे हैं? इन द रिकॉर्डिंग्स वी हैव ऑलरेडी सीन ऑफ द 12 लीड, यस, इन द सर्टेन लीड आर शोइंग प्रेजेंस ऑफ द नॉर्मल क्यू वेव। होना चाहिए। लीड 2 में क्यू वेव दिखती है, लीड 1 में भी दिखती है, नहीं भी दिखे, डिपेंड करता है ओरिएंटेशन क्या है उसका। एवीआर के अंदर आती ही क्यूएस कॉम्प्लेक्स है और कोई वेव आती ही नहीं है। तो एनी क्यू वेव विच इज नॉर्मली देयर शुड बी देयर। क्यूएस कॉम्प्लेक्स इन एवीआर इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, बट इन एनी अदर लीड if the duration of the Q wave is more than 0.04 seconds and its magnitude is more than 2 millimeter, then it is abnormal. अब इसको छोड़ दें, ये बहुत ज्यादा बड़ा फैक्टर नहीं है, but what is important is that in any cardiac lead, if the depth of the Q wave is more than 25% of the R wave in that recording, एक रिकॉर्डिंग जो ईसीजी की आ रही है, हम ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखेंगे। अगर इस तरह की रिकॉर्डिंग है, देन वी सी द डेप्थ ऑफ द क्यू वेव इज मोर देन 25% ऑफ द आर वेव इन दिस रिकॉर्डिंग। इस एक ईसीजी लीड की रिकॉर्डिंग में आर वेव का जितना वोल्टेज है उसके 25% से ज्यादा वोल्टेज अगर क्यू वेव का आ रहा है तो वो क्यू वेव हमेशा एबनॉर्मल ही कहलाएगी। दैट इज ऑलवेज कॉल्ड एज एबनॉर्मल क्यू वेव एंड इज इंडिकेटिव ऑफ डेड मायोकार्डियल टिश्यू, इंफार्क्शन हो चुका है। तो 3 मेजर चेंजेस है, एसटी सेगमेंट, टी वेव चेंजेस एंड रेशियो ऑफ द आर एंड द क्यू वेव इन दैट पर्टिकुलर लीड। ये 3 मेजर चेंजेस देखेंगे। अब सवाल यह कि ये होता क्या है? एसटी सेगमेंट एलिवेशन है या डिप्रेस्ड है? दैट इज टू बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द जे पॉइंट। वो हम देख चुके हैं ऑलरेडी। हमने ईसीजी देखा, इधर बना लेते हैं। दिस इज नॉट end of the S wave and beginning of the ST segment.
दैट पॉइंट इज द जंक्शनल पॉइंट और जे पॉइंट कहते हैं। इस जे पॉइंट से अगर हम कोई हॉरिजॉन्टल लाइन खींचें तो वो लाइन नॉर्मली बेस लाइन की ही होनी चाहिए, दैट शुड बी एट द बेस लाइन। अब इन जो ईसीजी रिकॉर्ड हम देखेंगे उसमें देखेंगे कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पहले खत्म हो गया और बाद में नीचे तक जा रहा है वो, इसका मतलब ये वेंट्रिकुलर डिपोलेशन खत्म था, बेस लाइन यहाँ आ रही है। तो ये जो एबनॉर्मल डेविएशन आ रहा है सेगमेंट का, ये होना नहीं चाहिए। इट इज शोइंग प्रेजेंस ऑफ द एबनॉर्मल करंट फ्लोइंग इनटू द हार्ट। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स खत्म हो गया, इसका मतलब वेंट्रिकल डीपोलराइज हो गया। एट्रिया डीपोलराइज हुए थे, रिपोलराइज हो गए, काम खत्म हुआ। तो वेंट्रिकल जब डीपोलराइज हो गए तो उसके बाद में कोई करंट फ्लो नहीं होना चाहिए ये पॉइंट पे, मगर ये आपका बेस लाइन तो नीचे चला गया। इसका मतलब ये जो डिफरेंस आ रहा है इनका, वो आपके एसटी सेगमेंट का चेंज दिखा रहा है बेस लाइन से। दैट चेंज इन द बेस लाइन कैन बी और अदर चेंज इन दिस सेगमेंट कैन बी अबव द बेस लाइन और इट कैन बी बिलो द बेस लाइन। तो जे पॉइंट से एक लाइन खींचेंगे हॉरिजॉन्टल और बेस लाइन से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, और ये जो डिफरेंस आ रहा है ये करंट ऑफ इंजरी डिनोट कर रहा है। इसका डायरेक्शन क्या होगा, दैट विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द लीड वी आर रिकॉर्डिंग, उस पर डिपेंड करेगा। अब देखिए कि एसटी सेगमेंट जो है, ये करंट ऑफ इंजरी तो हो गया, उसको हम निकाल सकते हैं लीड 1 लीड 3 में, जैसे हमने एक्सिस प्लॉट करी थी मीन इलेक्ट्रिकल एक्सिस, उसी तरह इस करंट की भी इलेक्ट्रिकल एक्सिस प्लॉट कर सकते हैं और उससे पता लगाएंगे हम कि ये करंट कहाँ से जनरेट हो रहा है। पहली नाउ फॉर एग्जांपल, एंटीरियर वॉल इज इन्फार्क्टेड, लेफ्ट वेंट्रिकल की एंटीरियर वॉल में डैमेज हो गया। अब जब हम यहाँ से लीड रिकॉर्डिंग करते हैं, ये लीड 1 है, लीड 2 है, लीड 3 है, वो छोड़ दें, हम चेस्ट लीड की बात करते हैं सिर्फ। यहाँ पे आपकी V3 लीड आ रही है, ठीक है। इस V3 लीड में ये हिस्सा, देयर आर 2 थ्योरीज ऑफ दिस चेंजेस इन द ईसीजी। एक तो ये कि जो डेड एरिया है उसको कुछ लोग मानते हैं कि ये परमानेंटली डीपोलराइज हो गया, दूसरे साइंटिस्ट मानते हैं कि परमानेंटली पोलराइज्ड है, ये डीपोलराइज होगा ही नहीं, परमानेंटली खत्म हो गया। हम पहली वाली पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि दिस एरिया इज परमानेंटली डीपोलराइज। सो फ्रॉम दिस डीपोलराइज एरिया करंट विल बी फ्लोइंग फ्रॉम दिस डीपोलराइज एरिया टू द पोलराइज एरिया, और वो करंट अपने आप को कब दर्शाएगा, जब बाकी कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा, है कि नहीं। वो कब नहीं फ्लो हो रहा, जब जे पॉइंट के ऊपर, जबकि वहां पे पूरा डीपोलराइज हो चुका है। इसका मतलब यहाँ से ये जो है, ये करंट जो है नीचे की तरफ जाएगा अपोजिट साइड में। चेस्ट वॉल के यहाँ V2 रखी है, इस V2 में ये करंट अपोजिट साइड में जाता हुआ दिखेगा, वेक्टर अपोजिट में पॉइंट कर रहा है। मगर ईसीजी की रिकॉर्डिंग मशीन में वो सिस्टम नहीं है जो इसको दिखा सके। सो दिस इज एक्चुअली एविडेंट एज अ शिफ्ट इन द बेस लाइन। इसकी वजह से बेस लाइन शिफ्ट होती है नीचे की तरफ, एंड दिस इज शोन एज द एसटी सेगमेंट एलिवेशन। तो एक्चुअली ये जो चेंज इस लीड में आएगा वो एसटी सेगमेंट एलिवेशन दिखाएगा, बजाय कि बेस लाइन डिप्रेशन के। हुआ क्या है, बेस लाइन डिप्रेस हुई है, करंट अपोजिट में फ्लो हो रहा है, इससे करंट इज फ्लोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दिस लीड। So this lead will should show a negative deflection in the ECG, अगर नेगेटिव डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, क्यों बेस लाइन शिफ्ट हो रही है पूरी, वो हमें नहीं दिखेगी। हमें किस रूप में दिखेगी, एसटी सेगमेंट एलिवेशन के रूप में दिखेगी। इसका मतलब दूसरा भी है कि ऑल दोज लीड्स इन द मायोकार्ड इंफार्क्शन वी आर रिकॉर्डिंग, इफ दे आर शोइंग एसटी सेगमेंट एलिवेशन, इट मीन्स दोज लीड्स आर ओवरलाइंग द इंफार्क्टेड एरिया। वो इंफार्क्टेड एरिया के ऊपर रखी हुई है, इसलिए वो एसटी सेगमेंट एलिवेशन शो कर रही है। इसी का इंफार्क्शन है, और V9 लीड यहाँ से रिकॉर्ड करें हम, तो इस लीड में यही चेंज आपका एसटी सेगमेंट डिप्रेशन के रूप में रिकॉर्ड होगा। आई बात समझ। नॉर्मली वी हैव सीन लीड की तरफ अगर वेक्टर पॉइंट कर रहा है तो वो लीड उसको पॉजिटिव में रिकॉर्ड करती है। यहाँ उल्टा हो रहा है, लीड इधर ही है, वेक्टर अपोजिट पॉइंट कर रहा है, मगर एसटी सेगमेंट एलिवेशन दिखा रहा है, क्योंकि शिफ्ट बेस लाइन में हुआ है, वेक्टर और उसमें नहीं। That is the concept of the current of injury and the J point. ये आपको जो मैं बता रहा था डायग्राम लाइन खींचने का, ये आपका J पॉइंट है, एस यहाँ से लाइन खींची, ये ऊपर चली गई, ये एस J पॉइंट है। इसका हम वेक्टर उसी तरह वेक्टर एनालिसिस कर सकते हैं, और ये आपका निकल जाएगा कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है ये वेक्टर। तो ये हुई जे पॉइंट की बात, ठीक है, जे पॉइंट एंड करंट ऑफ इंजरी। तो पहला चेंज था एसटी सेगमेंट एलिवेशन। सो व्हेन द
area of the heart is severely ischemic or had been damaged, then first change which occurs is the elevation of the ST segment and will be visible on those leads which are facing the infarcted area. इसका मतलब अगर लेफ्ट वॉल में इंफार्क्शन है यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, तो लीड 1 में भी दिखेगा वो, V5 और V6 में ज्यादा दिखेगा, V1 में हो सकता है दिखे ही नहीं, V1 में ST सेगमेंट चेंजेस ही नहीं हो। इस तरह का इंफीरियर वॉल इंफार्क्शन है नीचे की तरफ, तो लीड सेकंड में दिखेगा, लीड थर्ड में दिखेगा, AVF में दिखेगा, लीड 1 में दिखेगा ही नहीं। तो स्पेसिफिक लीड्स विल शो चेंजेस इन दी स्पेसिफिक एरियाज ऑफ द हार्ट। राइट साइड की है तो V1 V2 में ज्यादा दिखेगा, V6 में नहीं दिखेगा। तो एरिया स्पेसिफिक लीड्स विल शो द चेंजेस इन द ST सेगमेंट। तो पहला हुआ ST सेगमेंट एलिवेशन। सेकंड इज द चेंज इन द पोलैरिटी ऑफ द T वेव। T वेव में क्यों बदलाव आता है? T वेव इज रिलेटेड विद रिपोलराइजेशन प्रोसेस। रिपोलराइजेशन डिपेंडेंट अपॉन द पोटेशियम कंसंट्रेशन। जब हार्ट की मसल डैमेज हुई तो उन डैमेज मसल से पोटेशियम लीक करता है, तो देयर इज अ लोकलाइज्ड हाइपरकैलीमिया। देयर इज लोकलाइज्ड हाइपरकैलीमिया, पूरे बॉडी में नहीं है मगर हार्ट के उस एरिया में पोटेशियम कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, पोटेशियम लीक हो रहा है। और जब हाइपरकैलीमिया होगा तो हम जानते हैं जो रिपोलराइजेशन की प्रोसेस है वो एकदम से तेज हो जाती है, बढ़ जाती है। इसका मतलब टी वेव का साइज पीक हो जाएगा, वो पीक हो जाए, बजाय फैलने के उसका ड्यूरेशन घटेगा और उसका पीक बढ़ जाएगा। तो इमीडिएट चेंज विल बी इंक्रीज इन द हाइट ऑफ द टी वेव। कहते हैं टेंट लाइक, जैसे तंबू तान दिया हो वैसे टेंट लाइक टी वेव का है। धीरे धीरे ये पोटेशियम वहां से डेसिपेट होता है, टी वेव की हाइट घटती चली जाती है, अल्टीमेटली टी वेव गेट इन्वर्टेड। So ST segment elevation along with T wave inversion in that particular lead is indicative of damage to the particular area of the heart. तीसरी चीज है आपका Q wave। Abnormal Q wave का मैंने बताया पैटर्न, it should not be more, Q wave should not be more than 25% of the R wave in that particular lead and is always indicated presence of the dead myocardial tissue. तो Q wave जहां नहीं होनी चाहिए वहां इसको नहीं होना चाहिए। Q wave जहां होनी चाहिए AVR लीड के अंदर तो होनी चाहिए, वो QS कॉम्प्लेक्स आता है। अदरवाइज एनी एबनॉर्मल Q वेव इज इंडिकेटिव ऑफ द मायोकार्डियल इंफार्क्शन। इससे ज्यादा मेरे ख्याल से डिटेल की जरूरत नहीं है, सब क्लियर हो गया, ये भी हो गया। HBE कभी कभी करते हैं हिस बंडल इलेक्ट्रोग्राफी, ये कार्डियोग्राफी नहीं है, ये हिस बंडल इलेक्ट्रोग्राफी है। इसमें कभी जरूरत पड़ती है, यू वांट टू एग्जैक्टली डिफाइन द एरिया विच इज जनरेटिंग द रैपिड रिदम, जो डिस्टर्ब कर रहा है वेंट्रिकल को, सीवियर टैकीकार्डिया हो रहा है, तो उसको पता लगाने के लिए हम ये हिस बंडल इलेक्ट्रोग्राफी करते हैं। इसमें आपको कैथेटर के साथ में इलेक्ट्रोड डालना पड़ता है हार्ट के अंदर, उसको एडवांस करना पड़ता है AV नोड के पास में ले जा करके, वहाँ हिस बंडल है आपका, वहां पे इसको लोकेट करके जो रिकॉर्ड करते हैं हम इलेक्ट्रिकली, उसको हम कहते हैं हिस बंडल इलेक्ट्रोग्राफी। इसके साथ में हम ECG की स्टैंडर्ड लिस्ट लगा करके भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिससे कि दोनों का कोरिलेशन हमारे समझ में आ जाए कि हिस बंडल में क्या चेंजेस आ रहे हैं और नॉर्मली ECG में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ये आपका हिस बंडल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है और ये आपका नॉर्मल कार्डियोग्राम। ये P वेव को डिनोट कर रहा है, शुरू वाला पहले पॉजिटिव में आ रहा है फिर नेगेटिव में आ रहा है। ये जो आपका इलेक्ट्रोड है वो यहाँ लगा हुआ है नीचे AV नोड के पास में, यहाँ पे है। तो ये जो इंपल्स स्प्रेड हो रहा है ये कई तरह से आ रहा है इधर से, तो पहले पॉजिटिव आ रहा है फिर नेगेटिव आ रहा है, ये P वेव को डिनोट करता है। QRS कॉम्प्लेक्स, ये देखिए यहाँ बंडल से ये AV नोड से निकल रहा है, ठीक है, और ये दो तरह से दिखा रहा है। पहले नोड की तरफ जा रहा है, ये इस बंडल की तरफ तो पॉजिटिव आ रहा है, इस बंडल को छोड़ के आगे बढ़ गया तो ये नेगेटिव रिवर्स हो गया, ठीक है। तो ये है एक्चुअली हिस बंडल की जो रिकॉर्डिंग है वो बेसिकली ये एट्रिया की रिकॉर्डिंग और ये वेंट्रिकल की रिकॉर्डिंग। इसमें जो इंपॉर्टेंट है जो देखने का वो दो चीजें हैं, एक तो है AH इंटरवल, AV नोड से हिस बंडल तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, और दूसरा है HR इंटरवल, हिस बंडल से R वेव आने में कितना टाइम लगा। उससे हम डिफाइन करना चाहते हैं कि ये जो ब्लॉकेड हो रहा है ये हिस बंडल के पहले हो रहा है या हिस बंडल के बाद में हो रहा है, क्योंकि
पेशेंट के लिए आउटकम बिल्कुल डिफरेंट। अगर इस बंडल के नीचे हो रहा है तो आउटकम इज ग्रेव, इस बंडल के पहले हो रहा है तो उतनी डर की बात नहीं है। इसका फर्क पड़ता है, इसलिए हम ये सब करते हैं। दैट्स ऑल। तो ये आपका ईसीजी खत्म हो गया जितना पढ़ाना चाहते थे, ठीक है।